पूरे इतिहास में अपरंपरागत संप्रदाय, राक्षसी संप्रदाय और रूढ़िवादी संप्रदाय के धर्मी संप्रदाय लगातार विकसित और विकसित हुए हैं। हालांकि एक दिन धर्मी संप्रदाय अब स्थिति को बर्दाश्त नहीं कर सके और राक्षसी संप्रदायों के निवास पर हमला करने के लिए सेना में शामिल होने का फैसला किया। आसुरी संप्रदाय के नेता ने धर्मी संप्रदायों से पूछा कि क्यों, जब से आसुरी संप्रदाय की स्थापना हुई है उन्होंने कभी भी ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे स्वर्ग की अवहेलना हुई हो या नैतिक सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ हो, फिर भी उनका इतनी बेरहमी से शिकार किया जा रहा था। धार्मिक संप्रदायों ने दावा किया कि राक्षसी संप्रदायों ने उनके दूत को मार डाला है। राक्षसी संप्रदाय के नेता ने अपना बचाव करते हुए कहा कि दूत ने उनके शिष्यों का अपमान किया था, जिससे उनके पास कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। धर्मी संप्रदायों ने इस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया और चौतरफा हमला शुरू कर दिया। राक्षसी संप्रदाय के नेता की यह घोषणा करने के बावजूद कि वह किसी से नहीं डरता, अंततः वह हार गया और मछली में बदल गया। 13 साल बाद राक्षसी संप्रदायों का एक समृद्ध गढ़ अब खंडहर हो गया था। हालांकि वो रेंजी नाम का एक युवा लड़का, जो राक्षसी संप्रदाय के नेता का बेटा था, इस उजाड़ जगह पर आया। रेंजी अभी अभी किराने का सामान लेकर लौटा था और राक्षसी संप्रदाय के नेता बहुत चिंतित थे। उन्हें डर था कि कहीं उनका बेटा गलती से उनकी असली पहचान उजागर न कर दे। हालांकि रेंजी का मानना था कि घाटी में धर्मी संप्रदाय के योद्धा उतने बुरे नहीं थे जितना उनके पिता ने वर्णित किया था, क्योंकि उन्होंने उन्हें बुजुर्गों और बच्चों की मदद करते देखा था। फिर भी उनके पिता ने उन्हें याद दिलाया कि यदि उन्हें कभी भी राक्षसी संप्रदाय के हिस्से के रूप में उनकी पहचान का पता चला तो वे कोई दया नहीं दिखाएंगे। दरअसल राक्षसी संप्रदाय के कई जीवित सदस्यों को ढूंढ लिया गया था और उन्हें बुरी तरह पीटा गया था। नेता की समझदारी की बदौलत उन्होंने धर्मी संप्रदाय की खोज से सफलतापूर्वक बचकर अपने पुराने ठिकाने में रहने का विकल्प चुना। अपने बेटे को बेहतर जीवन जीने और संप्रदाय की प्रतिष्ठा को बहाल करने में मदद करने की चाहत में नेता अपनी छवि को फिर से स्थापित करने की योजना लेकर आए। उन्होंने निर्णय लिया कि रेंजी को मार्शल गठबंधन द्वारा जारी पुण्य का प्रमाण पत्र अर्जित करना होगा। केवल इस प्रमाणीकरण के साथ ही उन्हें धर्मी संप्रदाय के हिस्से के रूप में पहचाना जा सकता था और उनकी निम्न स्थिति से ऊपर उठाया जा सकता था। जब रेंजी ने प्रमाण पत्र बनाने का सुझाव दिया तो उनके पिता ने इस विचार को अस्वीकार कर दिया, यह समझाते हुए कि प्रमाण पत्र केवल अध्ययन और परीक्षाओं के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। नेता ने पहले ही रेंजी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध स्कूल में दाखिला लेने की व्यवस्था कर दी थी। अपनी प्रतिष्ठा के बावजूद स्कूल में सस्ती ट्यूशन फीस थी और भोजन और आवास उपलब्ध कराया गया, जिससे रेंजी के लिए तुरंत अपनी पढ़ाई शुरू करना संभव हो गया। रेंजी जाने के लिए उत्सुक थे, लेकिन उनके पिता ने उनकी सुरक्षा के लिए एक अंगरक्षक ढूंढने पर जोर दिया। अंगरक्षक अंकल ली की शक्ल कठोर, सड़क पर दिखने वाली थी, जबकि नेता ने बार बार अपने राक्षसी संप्रदाय की पृष्ठभूमि को गुप्त रखने के महत्व पर जोर दिया। अंकल ली की उपस्थिति इस सलाह का खंडन करती प्रतीत हुई। अंकल ली ने रेंजी को आश्वासन दिया कि वह उसकी अच्छी तरह से रक्षा करेंगे। इसके बाद नेता ने भावपूर्ण विदाई भाषण शुरू किया, लेकिन इससे पहले कि वह भाषण समाप्त कर पाते, अंकल ली और रेंजी जल्दी से चले गए। जैसे ही रेंजी चला गया, नेता ने उसे एक बार फिर याद दिलाया कि वह कभी भी अपनी असली पहचान उजागर न करे और सद्गुण का प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करे। इस प्रकार रेंजी ने एक नई यात्रा शुरू की जो भविष्य में उसका इंतजार कर रही थी। पहाड़ की तलहटी में स्थित पुण्य पुस्तकालय 100 वर्षों से अधिक के इतिहास वाला एक संस्थान था, जिसे मूल रूप से मार्शल अलायंस द्वारा प्रतिभाओं को प्रशिक्षित करने और निष्पादन पर राक्षस का मुकाबला करने के लिए मार्शल कौशल को बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया था। पुस्तकालय अब धर्मी संप्रदाय के नायकों के लिए एक प्रशिक्षण स्थल के रूप में कार्य करता है। इस स्कूल में दाखिला लेने के लिए व्यक्ति में असाधारण प्रतिभा होनी चाहिए। स्कूल के स्नातकों को मार्शल अलायंस द्वारा सदाचार का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया, जो कि धर्मी व्यक्तियों के रूप में उनकी स्थिति की मान्यता है। स्कूल जाते समय अंकल ली ने रेंजी से उसे अपने साथ ले जाने पर जोर दिया और दावा किया कि यह स्कूल की प्रवेश परीक्षाओं के लिए सहन शक्ति बनाने के उनके प्रशिक्षण का हिस्सा था। स्कूल गेट पर पहुंचने पर आवेदकों की लंबी लाइन देखकर वे हैरान रह गए। कतार में शामिल होने पर उन्होंने जल्द ही एक घोषणा सुनी कि राक्षसी संप्रदाय के शिष्यों को स्कूल में घुसपैठ करने से रोकने के लिए सभी की तलाशी ली जाएगी। जो कोई भी राक्षसी संप्रदाय का सदस्य पाया गया उसे मौके पर ही मार दिया जाएगा। जैसे ही घोषणा खत्म हुई, एक आदमी को लाइन से बाहर कर दिया गया। किंग नाम का एक भयंकर दिखने वाला व्यक्ति, जो स्कूल का एक वरिष्ठ गार्ड था, आगे बढ़ा।
अंकल ली ने कांग की पहचान की और रेंगी को समझाया कि वह स्कूल के उच्च पदस्थ प्रवर्तकों में से एक था। कांग ने टिप्पणी की कि उस व्यक्ति ने ऐसे कपड़े पहने हुए थे जिस पर उसकी छाती पर साहसपूर्वक राक्षस शब्द लिखा हुआ था, और उसने दावा किया कि वह राक्षसी संप्रदाय का हिस्सा नहीं है, जो स्पष्ट रूप से झूठ था। कांग ने बहाने को खारिज कर दिया और उस व्यक्ति को नीचे गिरा दिया और उसे तत्काल फांसी देने का आदेश दिया। यह देखकर रेंगी को एहसास हुआ कि किसी भी खोजे गए राक्षसी संप्रदाय के सदस्य का गंभीर भाग्य इंतजार कर रहा है। कांग ने घोषणा की कि जब तक वह वहां है, राक्षसी संप्रदाय का कोई भी सदस्य कभी भी स्कूल में घुसपैठ नहीं करेगा। हालांकि अंकल ली बेफिक्र रहे। उन्होंने आत्मविश्वास से कहा कि न तो उन पर और न ही रेंगी पर राक्षसी संप्रदाय से जुड़े कोई स्पष्ट निशान थे। इसके तुरंत बाद कई लोगों ने घोषणा की कि राक्षसी संप्रदाय के नेता का बेटा रेंगी जैसी पोशाक पहने हुए फिर से प्रकट हुआ है। उसी तरह की पोशाक पहने एक व्यक्ति को तुरंत बाहर निकाल दिया गया, जिससे रेंगी के पास बैठ जाने और शर्म से अपना सिर झुकाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। कांग ने रेंगी को देखा, जिससे अंकल ली को तुरंत अपना रूप बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा। रेंगी को कई बार घुमाते हुए अंकल ली ने उसे एक ऐसी आश्चर्यजनक लड़की में बदल दिया कि जिसने भी उसे देखा वह मंत्रमुग्ध हो गया। यहां तक कि गार्ड भी मदद नहीं कर सके, लेकिन नाक से खून बहने लगा और कांग ने गुस्से में शर्माते हुए रेंगी पर बहुत उत्तेजक कपड़े पहनने का आरोप लगाया। उसने दूसरों का ध्यान भटकाने से बचने के लिए रेंगी को जल्दी से प्रवेश करने का आदेश दिया। रेंगी सफलतापूर्वक शामिल हो गए, जबकि अंकल ली ने भी उनका अनुसरण करने के लिए भेष बदल लिया। खुद को भेष बदलने में प्रतिभाशाली घोषित करने वाले अंकल ली को उसे एक लड़की में बदलने के लिए रेंगी की अस्वीकृति का सामना करना पड़ा। अंकल ली ने बताया कि चूंकि राक्षसी संप्रदाय के नेता के बेटे की पहचान पहले ही उजागर हो चुकी थी, इसलिए रेंगी को एक लड़की के रूप में छिपाने से वह भविष्य में बहुत परेशानी से बच जाएगा। रेंगी ने पोशाक के बहुत अधिक दिखावटी होने के बारे में शिकायत की, लेकिन अंकल ली ने जोर देकर कहा कि रेंगी मनमोहक दिखे, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अचानक एक ब्लेड उनकी ओर उड़ गया और एक लड़की प्रकट हुई, जिसने अंकल ली पर राक्षसी संप्रदाय से होने का आरोप लगाया। मिंगजू नाम की यह लड़की पुरुषों से घृणा करती थी। वह मार्शल गठबंधन नेता की बेटी थी, अत्यधिक बुद्धिमान थी और वर्ग अनुशासन अधिकारी के रूप में कार्यरत थी। रेंगी ने सोचा कि यह उसके लिए अंत है, लेकिन मिंगजू ने अंकल ली को एक कमजोर लड़की, रेंगी को धमकाने वाले राक्षसी संप्रदाय का सदस्य समझ लिया। गलतफहमी का एहसास करते हुए अंकल ली ने अपना चेहरा दिखाया और रेंगी को उसके हवाले कर दिया। अंकल ली ने फिर सवाल किया कि मिंगजू ने उसके भेष में कैसे देखा। मिंगजू ने उनका उपहास करते हुए कहा कि एक हट्टा-कट्टा आदमी का महिलाओं के कपड़े पहनना एक बेशर्म उपहार है। अंकल ली ने गर्व से दावा किया कि उनके भेष बदलने के कौशल में वह समस्या नहीं थी जो उनके ऊबड़-खाबड़ लुक में थी। फिर दोनों युद्ध में संलग्न हो गए। उनके हथियारों में भयंकर टकराव हुआ। अपने कौशल के बावजूद मिंगजू ने अंकल ली को हराने के लिए संघर्ष किया, जो कमजोर से बहुत दूर थे, यहां तक कि किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ भी जिसने अभी तक स्नातक नहीं किया था। अपनी पूरी ताकत लगाने के लिए मजबूर होकर मिंगजू हमला करने ही वाली थी कि अचानक एक युवक आसमान से नीचे आया। आगामी अराजकता का फायदा उठाते हुए अंकल ली रेंगी पर गुप्त रूप से नजर रखने और उसकी रक्षा करने का वादा करते हुए भाग निकले, ताकि वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सके। मिंगजू ने राक्षसी संप्रदाय के सदस्य को भागने की अनुमति देने के लिए युवक को डांटा, लेकिन उसने तर्क दिया कि उसने सिर्फ 2 लड़कियों को बचाया था। रेंगी ने उसे धन्यवाद दिया, लेकिन युवक ने इसे यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उसके परिवार ने उसे हमेशा बुराई से लड़ना सिखाया है, यह तो बस उसका कर्तव्य था। हालांकि मिंगजू परेशान थी, क्योंकि उसका इरादा राक्षसी संप्रदाय के सदस्य को पकड़ने का था, लेकिन युवक ने उसे जाने दिया। उसने जोर देकर कहा कि वह जानबूझकर 2 कमजोर लड़कियों को बचाने आया था, जिससे मिंगजू और भी नाराज हो गया। उसे कमजोर कहे जाने से नफरत थी, खासकर इसलिए क्योंकि उसने कभी उसे युद्ध में नहीं हराया था। जैसे ही रेंगी ने खिसकने की कोशिश की, मिंगजू ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने साथ खींच लिया। युवक ने अचानक उनसे पूछा कि क्या उनके पास कोई टॉयलेट पेपर है, और स्वीकार किया कि वह बाथरूम ढूंढने आया था। रेंगी ने उसे अस्थायी रूप से उपयोग करने के लिए रेशमी कपड़े का एक टुकड़ा दिया और युवक ने उसे धोकर वापस करने का वादा किया। उसने उससे दोस्ती करने के लिए रेंगी का नाम पूछा, लेकिन रेंगी के उत्तर देने से पहले ही उसे भागना पड़ा और वह इसे और अधिक देर तक रोक पाने में असमर्थ रहा। मिंगजू ने शिकायत की कि यही कारण है कि वह पुरुषों से नफरत करती थी। वे घमंडी, असभ्य और अनाड़ी थे। रेंगी को गले लगाते हुए
उसने घोषणा की कि लड़कियां सबसे अच्छी होती हैं, बहुत प्यारी और प्यारी होती हैं। दोनों ने अपना परिचय दिया और मिंगजू ने रेंजी को आश्वासन दिया कि अगर उसे कभी परेशानी होगी तो वह मदद के लिए उसके पास आ सकता है। हालांकि रेंजी एक लड़की के रूप में स्कूल में वर्षों बिताने से बचने के लिए अपने पुरुष रूप में लौटने के लिए उत्सुक था। मिंगजू ने उसकी परेशानी से बेपरवाह होकर उसे स्कूल टूर पर ले जाने पर जोर दिया। दौरे के दौरान मिंगजू ने रेंजी से पूछा कि वह राक्षसी संप्रदाय के बारे में कितना जानता है। घबराकर रेंजी ने उनसे किसी भी तरह के संबंध से इनकार कर दिया। इसके बाद मिंगजू ने रेंजी की एक तस्वीर निकाली, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि उसकी असली पहचान आंशिक रूप से उजागर हो गई है। उसने राक्षसी संप्रदाय के नेता के बेटे के बारे में जानकारी पढ़ी, जिसमें बताया गया कि उसने ली नाम के एक परिचारक के साथ यात्रा की थी, जो अपने भेष बदलने के कौशल के लिए जाना जाता था। हालांकि उन्हें अभी भी बेटे का नाम नहीं पता था। अत्यधिक पसीना बहा रहे रेंजी को डर था कि मिंगजू सच्चाई के बहुत करीब पहुंच रहा है। यह मानते हुए कि उसने उसे डरा दिया है, मिंगजू ने रेंजी की रक्षा करने और अब से उसकी देखभाल करने का फैसला किया। जब रेंजी ने पूछा कि अगर उसे राक्षसी संप्रदाय के नेता का बेटा मिल जाए तो वह क्या करेगी, तो उसने ठंडे स्वर में घोषणा की कि वह उसे खत्म कर देगी। भयभीत रेंजी ने हर कीमत पर अपनी पहचान छिपाकर रखने की कसम खाई। मिंगजू ने उसकी देखभाल करने का वादा किया और उसे नामांकन समारोह में ले गई। जब मिंगजू रेंजी को स्थान तक ले गई तो वह समारोह की तैयारी के लिए चली गई। रेंजी ने सोचा कि वह जल्द ही यहां दोस्त बनाने में सक्षम होगा। जब आप स्कूल में सभी का स्वागत करने के लिए फिर से आए तो हेडमास्टर भाषण देने के लिए बाहर आए, लेकिन वह इतना धीरे धीरे बोले कि ऐसा लगा जैसे वह फिल्म के यूटोपिया से सुस्ती की नकल कर रहे हों। उसकी गति अत्यंत धीमी थी। वह एक वाक्य तब पूरा करता था जब सभी लोग सो चुके होते थे। मिंगजू शुभ समय को बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसने प्रधानाध्यापक से गति बढ़ाने का आग्रह किया। इस पर प्रधानाध्यापक ने सभी से विद्यालय का आदर्श वाक्य चिल्लाकर बोलने को कहा। भीड़ ने गर्जना की, राक्षसी संप्रदाय को मिटा दो, इनकी हड्डियां तोड़ दो और इन्हें पीस डालो। यदि आपका सामना राक्षसी संप्रदाय के किसी व्यक्ति से हो तो मृत्यु तक लड़ें और कोई दया न दिखाएं। रेंजी अपने पिता की चेतावनियों को गहराई से समझने लगे। उसने इस अवसर का उपयोग करके चुपचाप भाग जाने के बारे में सोचा, लेकिन कांग को पहले से ही प्रवेश द्वार की रक्षा करने के लिए नियुक्त किया गया था। घबराकर रेंजी भीड़ में पीछे हट गया। जैसे ही डर ने उसे घेर लिया, मिंगजू और प्रधानाध्यापक ने स्कूल का झंडा फहराना शुरू कर दिया। रेंजी को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि झंडे में उनके जैसा एक पुआल का पुतला बनाया गया था। इसके बाद मिंगजू ने एक ज्वलंत तीर चलाया, जिससे पुतले में आग लग गई। जैसे ही भूसे की आकृति का सिर हवा में उछाला गया और आतिशबाजी की तरह फूटा, भीड़ बेतहाशा खुश हो गई। फिर एक गोलाकार वस्तु आकाश से उतरी और सभी ने इसे भाग्यशाली उपहार गोले के रूप में पहचाना। जब लोग इस पर दावा करने के लिए दौड़ पड़े